विमला जी आंगन में बैठी गहन विचारों में खोई थी कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। उनका बेटा विजय ऑफिस से घर लौटा था। ये कैसी बदबू है माँ घर में, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा और तेज कदमों से रसोई की ओर बढ़ा। रसोई में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गैस धू धू करके जल रही थी और कढ़ाई में रखा प्याज टमाटर का तड़का जलकर राख हो चुका था। माँ, ये क्या है? आप गैस जलाकर भूल गई। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। विजय ने गुस्से में गैस बंद की और कढ़ाई को जोर से सिंक में पटक दिया और फिर गुस्से में दम दमाता हुआ बाहर आया और बोला, माँ, ध्यान कहाँ था आपका? ये क्या किया आपने? तो विमला जी सर झुकाकर बोली, पता नहीं बेटा, मैं भूल गई थी। आज फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, वही जो 2 दिन पहले आई थी। उसी को देखने के लिए बाहर निकली थी। तभी विजय ने चिढ़ते हुए कहा, माँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये रोज़ रोज़ की आवाज़ें आपके ही दिमाग की उपज है। उम्र हो गई है आपकी। अब इस उम्र में ये सब आम बात है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखा करो। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। हाँ बेटा, उम्र तो हो ही गई है, विमला जी ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर कुछ सोचते हुए बोली, जब तुझे पता ही है कि तेरी माँ की उम्र हो चली है तो फिर मेरे लिए बहू क्यों नहीं ले आता? मैं कब तक संभालूंगी ये सब काम? कितनी बार कहा है तुझे कि शादी के लिए मान जा। कल तुम्हारी सरला आंटी आई थी एक रिश्ता लेकर। लड़की अच्छी है, समझदार है, परिवार भी अच्छा है। यह सुनकर विजय झुंझलाकर बोला, ओहो माँ, आप फिर से शुरू हो गई। मैंने कह दिया ना कि मुझे अब कोई शादी वादी नहीं करनी है। और उस सरला आंटी से कह दीजिएगा मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ ना आया करें। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़के का? विमला जी धीरे से बुदबुदाई और फिर थकी हारी रसोई की ओर लौट गई। विजय भी अपने कमरे में आ गया और दरवाजे को धक्का देकर ऐसे बंद किया जैसे भीतर की बेचैनी को किसी तरह दीवारों में कैद करना चाहता हो। एक और उसने जूते पटके, घड़ी उतारी और फिर सीधा बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद हुई तो अतीत की तस्वीरें सामने ऐसे सजीव हो उठी मानो किसी पुरानी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटते जा रहे हों। वो अपनी शादी की तस्वीरों में खो गया। वो दिन विजय के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। चारों तरफ रोशनी थी, घर रिश्तेदारों से भरा था और माँ विमला जी के तो जैसे ज़मीन पर पाँव ही नहीं पड़ रहे थे। बैंड बाजे की धुन पर बाराती झूम रहे थे। विजय को भी लगा था कि महक को पाकर उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। महक की आंखों में एक अलग सी मासूमियत थी। उसके वो शर्माती मुस्कान जैसे अब भी विजय की आंखों में कैद थी। शादी के बाद जब महक पहली बार रसोई में गई तो विमला जी ने उसे प्यार से कहा, तू मेरी बेटी बनकर आई है, बहू बनकर नहीं। इसलिए अभी तुम लोग घूमो फिरो। यही तो ज़िंदगी की शुरुआत है। यही दिन होते हैं ऐश करने के। ये कहकर घर का सारा काम विमला जी खुद ही निपटा देती थी। विजय को भी महक की हर बात, हर हंसी, सब कुछ इतना अच्छा लगता कि वो हैरान रह गया था, ये सोचकर कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। लेकिन ये परफेक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। एक दिन दोपहर में विजय ऑफिस से जल्दी लौट आया। ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था तो उसने सोचा कि घर चलकर महक को सरप्राइज़ दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। महक, उसने दरवाज़ा खोलते ही पुकारा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा मिला। महक, कहाँ हो तुम? उसने फिर आवाज़ दी। रसोई की ओर गया, लेकिन महक कहीं दिखाई नहीं दी। वो बेडरूम की ओर जाने लगा तो कमरे के बाहर का नज़ारा देखकर उसका दिल धक से रह गया। महक की लाल चुनरी फर्श पर गिरी थी। उसके कुछ कपड़े
लापरवाही से बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सामान फेंक दिया हो। सब कुछ फटी आंखों से देखते हुए विजय अपने कमरे में गया तो सामने अलमारी खुली पड़ी थी। पास जाकर देखा तो महक के सारे कपड़े भी गायब थे। उसने जल्दी से अलमारी का लॉकर खोला, जहां उसने अपनी जमा पूंजी 1 लाख रुपए नकद और कुछ सोने के गहने रखे हुए थे। वहां कुछ भी नहीं था, वो सब अब खाली पड़ा था। ये सब देखकर विजय का सिर चकराने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर खटपट की आवाज़ आई तो वो दरवाजे की ओर भागा। विमला जी सब्जियों की थैली लिए घर में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन विजय की बेचैन आंखें देखकर वो वहीं ठिठक गई और घबराते हुए बोली, विजय, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? माँ, महक कहाँ है? विजय की आवाज़ में घबराहट थी। घर खाली पड़ा है, उसकी अलमारी खाली है, गहने गायब हैं, पैसे गायब हैं। ये सुनकर तो विमला जी का चेहरा फक पड़ गया। क्या कह रहा है तू? वो तेजी से रसोई की ओर बढ़ी। महक बहू, कहाँ हो तुम? लेकिन उनकी पुकार हवा में ही खो गई। विजय ने घर का कोना कोना छान मारा। बेडरूम, आंगन, पीछे का पुराना कमरा, कहीं कोई निशान नहीं था। उसने पड़ोस की ताई जी को देखा, जो अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी। ताई जी, आपने महक को देखा क्या? तो उन्होंने एक पल रुककर कहा, हाँ बेटा, दोपहर में मैंने उसे गली के मोड़ पर एक लड़के के साथ देखा था। पतला दुबला सा लड़का था, दोनों जल्दबाजी में थे। मैंने सोचा शायद कोई रिश्तेदार होगा। यह सुनकर तो विजय का खून खौल उठा। कैसा लड़का? कब की बात है ये? करीब 12 बजे के आसपास दोनों तेजी से गली के बाहर गई। विजय का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने तुरंत महक के मायके फ़ोन किया। माँ जी, महक वहाँ आई है क्या? उसके आवाज़ में बेचैनी थी। नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई। क्या हुआ? महक की माँ ने भी घबराते हुए पूछा। तो विजय ने उन्हें सारी बात बताई। इधर विमला जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। ये क्या हो गया विजय? मुझे तो पहले दिन से ही उसकी चुप्पी में कुछ खटक रहा था। कितनी शांत रहती थी वो, लेकिन मैंने सोचा नई बहू है, थोड़ी शर्मा रही होगी, शायद समय के साथ खुल जाएगी। विजय ने सिर पकड़ लिया। उसकी शादी को अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। महक की वो मीठी बातें, उसका खाना बनाते वक्त गुनगुनाना, सब कुछ इतना सच्चा लगता था। लेकिन फिर ये सब क्या हुआ? उसने बाइक की चाबी उठाई और थाने की ओर चल पड़ा। विजय का गुस्सा धीरे धीरे एक अनजाने डर और शक में बदल रहा था। क्या आपको पक्का यकीन है कि आपकी पत्नी अपने साथ गहने और पैसे लेकर गई है? थानेदार ने पूछा। तो विजय ने जवाब दिया, लगता तो यही है सर। फिर उसने सब बताया कि कैसे सब कुछ गायब हो चुका था। उसकी पत्नी, उसके सपने, उसका विश्वास। थानेदार ने फ़ोन उठाकर महक के मायके वालों को बुलाने का आदेश दिया। तो थोड़ी देर में महक के माता पिता थाने पहुँचे। उनके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। पूछताछ शुरू हुई और जो बातें सामने आई उसे सुनकर तो विजय हैरान रह गया। महक की माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, हमें माफ़ कर दो। महक शादी से पहले ही एक लड़के शिवम के साथ भाग गई थी। हम उसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर घर लाए थे। सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमें यकीन था कि वो अब सही रास्ते पर है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो अब भी उस लड़के के संपर्क में है। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। विजय का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। शिवम, उसने दांत पीसते हुए कहा, तो ये सब एक चाल थी। उसने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है। थानेदार ने उसे शांत रहने का इशारा किया और अपने सब इंस्पेक्टर को फ़ोन पर कुछ निर्देश दिए। शाम ढलते ढलते खबर आई
कि महक के फ़ोन की आखिरी लोकेशन पास के बस स्टैंड के पास मिली है। विजय का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो भी पुलिस के साथ बस स्टैंड की ओर रवाना हो गया। बस स्टैंड पर पहुंचते ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया। विजय की नज़रें बस हर चेहरे पर भटक रही थी। तभी एक बस को रोका और सबसे पीछे की सीट पर महक बैठी थी, घबराई हुई, चेहरा पीला, आंखें नीचे। उसके बगल में एक पतला दुबला सा वही शिवम बैठा था, जिसके चेहरे पर डर की परतें साफ झलक रही थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। उनके बैग की तलाशी में सब के सब सोने के गहने और नकदी का कुछ हिस्सा बरामद हुआ। तभी विजय ने महक की ओर देखा। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। क्यों महक, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और दर्द ज़्यादा था। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी माँ का भरोसा तोड़ा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ा। थानेदार ने दोनों को थाने ले जाने का आदेश दिया। तभी महक ने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मुझे माफ़ कर दो विजय, मैं शिवम से प्यार करती थी। मेरे घर वालों ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। मैं बस उसी के साथ रहना चाहती हूँ। पर विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल टूट चुका था। उसकी महक, जिसकी मुस्कान को वो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ समझता था, वो एक धोखेबाज थी। उसने अपने चेहरे पर एक ऐसा नकाब ओढ़ रखा था जिसके पीछे छिपी सच्चाई ने विजय को अंदर तक तोड़ दिया था। पुलिस ने महक और शिवम के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया। विजय घर लौट आया, लेकिन उसका मन एक अजीब से खालीपन से भरा था। करीब 6 महीने बाद कोर्ट ने विजय और महक के तलाक को मंजूरी दे दी। कागजों पर वो रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन विजय का मन अब भी उस धोखे की भूल भुलैया में भटक रहा था। उस दिन के बाद से लेकर आज तक शादी का नाम सुनते ही विजय का खून खौल उठता। वो पवित्र रिश्ता जिसे वो अपनी ज़िंदगी का आधार मानता था, अब उसके लिए एक कड़वा मजाक बन चुका था। कभी नहीं करूँगा मैं शादी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ मन ही मन बुदबुदाया। तभी बाहर से विमला जी की आवाज़ आई। अरे बेटा, आ जाओ, खाना बन गया है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, उसने कमरे से ही आवाज़ दी। उसकी आवाज़ बुझी हुई थी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। विमला जी ने उसकी आवाज़ की थकान को भांप लिया। वो धीरे से कमरे में दाखिल हुई और बेटे के पास बैठते हुए बोली, फिर से तू उन्हीं बातों में खो गया ना बेटा। जिंदगी चलने का नाम है, जो हुआ उसे भूल जा, वर्तमान को संभाल, नहीं तो ये अतीत का बोझ तुझे और तोड़ देगा। विजय ने माँ की तरफ देखा तो विमला जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चल आजा, खाना खा ले। मुझे पता है तुझे भूख लगी है, और अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। माँ की जिद के आगे विजय मना नहीं कर सका। वो अनमने ढंग से उठा और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। विमला जी ने प्यार से उसकी थाली में खाना परोसा और दोनों माँ बेटे चुपचाप खाने लगे। तभी कुछ देर बाद वही आवाज़ फिर से गूंजी जो पिछले कुछ दिनों से विमला जी को परेशान कर रही थी। विमला जी एकदम घबरा गई। उन्होंने विजय की ओर देखते हुए कहा, सुना बेटा, ये वही आवाज़ है। मैं कहती थी ना कि ये मेरा वहम नहीं है। विजय भी चौंक गया। उसने कहा, माँ, मुझे लगता है यह आवाज़ पीछे वाले घर से आ रही है। क्या आप उन लोगों को जानती हैं? तो विमला जी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हमें इस नए घर में शिफ्ट हुए। पीछे वाले घर में कौन रहता है मुझे तो कुछ पता नहीं, पर कुछ तो बात ज़रूर है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, कोई तो परेशानी में है। तभी विमला जी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बेटा, अभी तो रात हो गई है, लेकिन बाद में जाकर देखना तो होगा कि आखिर माजरा क्या है। तभी अचानक विजय ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, माँ, मुझे नहीं लगता
कि आपको किसी के घर जाने की ज़रूरत है। अगर किसी के घर में कोई परेशानी है तो वो खुद संभालेंगे। आप क्यों बेवजह किसी के मामले में पड़ रही हैं? तो विमला जी मुस्कुराई, जैसे पहले से यह जवाब सुनने की उम्मीद हो। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन अगर वाकई कोई परेशानी में है तो क्या सिर्फ इसीलिए चुप रहूं क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन माँ, आप खुद ठीक कहाँ रहती हैं? बीपी की दवा टाइम से ना लें तो चक्कर आ जाता है। अकेले जाकर क्या करेंगी? वैसे भी वो किसी मानसिक रोगी की आवाज़ लग रही थी। हो सकता है वो कोई मनोविकृति से पीड़ित हो। हाँ बेटा, बात तो सही है, पर हो सकता है कुछ और भी हो। विमला जी की आंखों में एक जिद सी आ गई। एक बार देख आने में क्या हर्ज है? कल तुझे ऑफिस जाना है, मैं अपना काम निपटा कर चली जाऊंगी। बस पूछ लूंगी कि कुछ मदद की ज़रूरत तो नहीं। विजय ने हाथ हिलाते हुए कहा, माँ प्लीज़, किसी को बुरा लग गया तो। आजकल लोग कहाँ दूसरों की दखल पसंद करते हैं। लेकिन विमला जी अब तय कर चुकी थी तो विजय ने गहरी सांस ली और बोला, अब जिद ठान चुकी हैं तो मुझे क्या कहना। बस ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो फ़ौरन लौट आना। विमला जी ने प्यार से सिर हिलाया। अगले दिन विजय ऑफिस चला गया तो सारे छोटे मोटे काम निपटा कर विमला जी ने दरवाज़ा बंद किया और पीछे वाले घर की ओर चल पड़ी। घर के बाहर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र की महिला ने झांकते हुए सवाल किया, क्या बात है? उसके चेहरे पर कठोरता थी। तभी विमला जी ने कहा, नमस्ते बहन जी, हम सामने वाले मकान में रहते हैं, अभी 1 महीना हुआ है आए हुए। अब विमला जी आगे कुछ कहती उससे पहले ही उस महिला ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? ये सुनकर विमला जी थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, असल में कुछ दिनों से आपके घर की ओर से आवाज़ें आ रही थी तो सोचा कि पूछ लूं कोई परेशानी में तो नहीं है। तभी उस महिला ने कमर पर हाथ रखा और तीखे स्वर में बोली, क्यों, तुम कोई समाज सेविका हो क्या? या फिर सबका दुख दर्द बांटने का ठेका ले रखा है तुमने? ये सुनकर विमला जी हतप्रभ रह गई। इतनी कड़वी प्रतिक्रिया की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन जी, बस पड़ोसी होने के नाते पूछ लिया। अरे तो अपने घर तक रहो ना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक है हमारे घर में, चलो अपना रास्ता नापो। कहते हुए उस महिला ने दरवाज़ा लगभग उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। विमला जी कुछ पल वहीं खड़ी रही, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मन में 1000 सवाल लिए चुपचाप वापस चल पड़ी। चलते हुए वो मन ही मन बुदबुदाई, अगर सब कुछ ठीक होता तो ऐसा व्यवहार क्यों करती वो? उनकी आंखें अब भी पीछे उस बंद दरवाजे की ओर खींची जा रही थी। ये सोचते हुए वो गली के छोर तक पहुंचने ही वाली थी कि एक घर के बाहर चारपाई पर बैठी 2-3 औरतों की आवाज़ें सुनाई दी। गपशप, हंसी ठहाकों और रोज़मर्रा की बातों में डूबी कुछ महिलाएं वहां बैठी देखी तो विमला जी रुकी। सोचा इनसे कुछ पूछ लिया जाए, शायद कुछ सुराग यहीं से मिल जाए। उनमें से एक ने विमला जी को आते देखा और मुस्कुराकर बोली, नमस्ते बहन जी, अरे आप तो वही है ना जो सामने वाले घर में नए नए आए हैं? जी हाँ, विमला जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं विमला, महीने भर पहले ही शिफ्ट हुए हैं हम यहाँ। सोच रही थी थोड़ा जान पहचान कर लूँ। बहुत अच्छा किया बहन, आजकल तो पड़ोसी भी अजनबी बनकर रहते हैं। आप आई, अच्छा लगा, आइए बैठिए। दूसरी औरत ने चारपाई पर जगह बनाते हुए कहा तो विमला जी थोड़ा हिचकिचाते हुए एक किनारे बैठ गई। उनकी नज़रें अभी भी उस मकान की ओर थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, वो सामने वाले घर में कौन रहता है? मैंने आज वहाँ जाकर बात की, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरी औरत ने कहा, अरे आप उस मोहिनी जी के घर गई थी? वो तो बड़ी अजीब औरत है, हमेशा घमंड में रहती है, किसी से बात नहीं करती,
नहीं किसी को घर में घुसने देती है। विमला जी का मन और बेचैन हो गया, लेकिन मैंने कुछ दिनों से वहाँ से चीखने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई परेशानी में हो, इसलिए आज पूछने गई थी, पर उसने तो मुझे ही उल्टा सुना दिया। विमला जी ने कहा तो दूसरी औरत गंभीर स्वर में बोली, अरे हाँ बहन जी, आवाज़ें तो हमने भी सुनी हैं। उसके घर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, खासकर जब से उसके बेटे की शादी हुई है। वो भी अब 2 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। उनकी बहू बेचारी, वो तो दिखने में भी अच्छी लगती है, संस्कारी सी लगती है, लेकिन न जाने क्यों अक्सर बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। विमला जी का दिल धक से रह गया। तो वो चीखें उसकी बहू की हैं? उन्होंने चिंतित होते हुए पूछा। तो दूसरी औरत बोली, लगता तो ऐसे ही है। मोहिनी किसी को घर के अंदर झांकने तक नहीं देती। लगता है जैसे कोई बहू को मारता पीटता है। कई बार हमने बहुत तेज रोने और चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। ये सुनकर विमला जी की सांसें तेज हो गई। तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं गया? अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करना तो बनता है ना, विमला जी ने कहा। तो दूसरी औरत बोली, अरे बहन जी, आप मदद की बात कर रही हैं। उसके घर कोई भी पूछने के लिए जाता है तो गालियाँ निकालनी शुरू कर देती हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। और बहू को तो उन्होंने ऐसे छुपा कर रखा है जैसे वो कोई कैदी हो। बातचीत करके कुछ देर बाद विमला जी बेचैन मन से अपने घर लौट आई। शाम को जब विजय ऑफिस से घर लौटा तो विमला जी ने उसे सारी बातें बताई। विजय ने भी उसे दोबारा उनके घर जाने के लिए मना कर दिया। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे खाना खाने बैठे ही थे कि तभी फिर से वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो गईं। विजय तुरंत उठ खड़ा हुआ। माँ, ये तो वही आवाज़ है। हाँ बेटा, ये लोग बहू को बहुत मारते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर विजय कुछ देर तक सोचने लगा, फिर बोला, माँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो हमें अपने घर में घुसने ही नहीं देंगे, तो हम मदद कैसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन हम पुलिस को तो फ़ोन कर सकते हैं ना, विमला जी ने कहा। तो विजय ने पुलिस के पास फ़ोन किया। कुछ ही देर बाद पुलिस आई तो विजय और विमला जी भी उनके साथ पीछे वाले घर की ओर चल दिए। वहाँ पर जाकर बैल बजाई तो मोहिनी जी बाहर निकल कर आई और सामने विमला जी को देखा तो चिढ़ते हुए बोली, तुझे समझ नहीं आता क्या कि दूसरों के घर में ताक झांक करना छोड़ दो, अपने घर से मतलब रखो। इतना कहकर वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगी तभी पुलिस इंस्पेक्टर सामने आ गई। अपनी बहू को बाहर निकालिए, उन्होंने तेज आवाज़ में कहा। तो पुलिस को सामने देखकर मोहिनी जी हक्की बक्की रह गई। अरे, अब आप पुलिस को भी ले आई, उसने डरते हुए कहा। फिर पुलिस की तरफ देखकर बोली, आप जा सकते हैं साहब, वो हमारी बहू मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए वो चीखती चिल्लाती रहती है। हमें ज्ञान बांटने की कोशिश मत करो और अपनी बहू को बाहर बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। कहते हुए पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर आ गई। उनके पीछे पीछे विमला जी और विजय भी चल दिए। सामने गए तो मोहिनी जी का बेटा नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को गाली निकाले जा रहा था। ये देखते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोहिनी जी की बहू जब बाहर आई तो सामने खड़े विमला जी और विजय को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनकी बहू महक थी, जो अपने प्रेमी के संग उनके घर से भाग गई थी और अब उस नशेड़ी पति से रोज पिटती थी। इधर विमला जी और विजय भी उसे देखकर हैरान थे। वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगे। तभी महक विमला जी के पैरों में जा गिरी। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मेरे ही कर्मों की सज़ा है। मैंने आप सबको धोखा दिया, तो आज शिवम ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो रोज़ पीकर मुझे पीटता है। सास ने भी मुझे
घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया है। दिन रात ये लोग मुझे मारते पीटते हैं। मायके वालों ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अब मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं बर्बाद हो गई माँ जी। विमला जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तेज स्वर में कहा, एक तो मुझे माँ मत कहिए, माँ कहने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जब हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाया था। हमने सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हें बचाया है, वरना रिश्ते तो उस दिन ही ख़त्म हो गए थे। ये सुनकर महक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़मीन पर बैठकर पछतावे में डूब गई। विजय और उसकी माँ विमला जी बिना पीछे देखे घर लौट आई। मोहिनी जी और उसके बेटे शिवम को पुलिस अपने साथ ले गई और महक वहीं पछताती हुई रह गई। अब उसे समझ आया कि लालच और गलत प्यार इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। आज उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मायके वालों ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था। तो दोस्तों, विमला जी और विजय ने उसे बचाकर सही किया या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।